Today we are here with our economic topic that is Chapter 8 Economic Reforms Part 1. Economic reforms is all about that how to stabilize our economy, our country's economy. Right. In this topic or in this chapter, we are going to learn all the main points like we have already learned in 10 standards economic part, that is the globalization, privatization and liberalization. Right, these are the reforms in such manner we can say that कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कौन से steps लिए गए हैं. Like globalization is one of the biggest step we can say, or privatization or liberalizations, and many more such reforms have been placed by our country's rules so that we can able to cope up with our economy, और हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट के ओर ले जाए. ठीक है, so this chapter is all about economic reforms. So let's start it and let's understand the meaning in detailed manner. The planners of independent India faced challenges of social and economic development. हमारी जो आज़ाद हुआ इंडिया, देन आफ्टर हमारे जो प्लानर्स, दैट मीन्स द गवर्नमेंट उस वक्त के जो थे, उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए सोशली और इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप करने के लिए. For this reason, they adopted the mixed type of economic system, which laid greater emphasis upon socialist pattern of planning. अब इस रीजन की वजह से बिकॉज दे एट दैट टाइम देर वर ग्रेट चैलेंजेस. हमने देखा है, हमने हिस्ट्री लर्न किया है कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद एक हिंदू मुस्लिम्स का जो इश्यू क्रिएट हुआ था कि पाकिस्तान पार्टीशन, मतलब इंडिया पार्टीशन हुआ एंड पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्री. एंड देन आफ्टर पहले तो पूरे सबको एक साथ मिलाना, यूनाइटेड इंडिया एक करना. उसके बाद हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे. वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज फाइनेंशियली, वी वर जीरो. वी डोंट हैव एनी प्लान्स, नथिंग वाज देयर. जीरो से हमें स्टार्ट करना था. ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत करनी थी, तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हम कहाँ से शुरुआत करें. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया कि हम मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रखते हैं. राइट, जिससे क्या होगा कि ग्रेटर एम्फोसाइज होगा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ प्लानिंग में, कि हम सोसाइटीज को एक, हम भूखे नहीं मरने देंगे, ऐसा एक प्लान करो, धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे. However, by the 80s, many experts felt that the strategies of planning from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development, as they proposed several state imposed regulations on economic activities. अब जब 80s तक पहुंचे, 80s तक पहुंचने के बाद ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये रियलाइज हुआ कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग हमने अडॉप्ट किया था 1947 से 1990 में, वो कम्प्लीटली फेल था. हमें जो ग्रोथ या हमें जो गोल्स अटेन करने थे इकोनॉमिक ग्रोथ में, या हमें जिस तरीके का डेवलपमेंट हमने जो प्लान या अज्यूम किया था, फोरकास्ट किया था, वो यहाँ पे उतना सक्सेसफुल नहीं रहा. क्योंकि एज दे प्रपोज सेवरल स्टेट इम्पोज रेगुलेशन, क्योंकि कुछ स्टेट्स पे ऐसे कुछ रेगुलेशंस, ऐसे कुछ लॉज रखे थे, राइट, जहां वो फ्रीली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे थे. एंड दैट वाज द फेलर, दैट वाज द रीजन ऑफ फेलर, दैट इज बिटवीन 1947 to 1990. Besides, in the early 90s, the international monetary organizations, guided by the developed nations of the world, imposed preconditions for providing further monetary assistance to India, that India must reform its economic policies by reducing excessive controls on economic functioning. इसके बाद जब हम अर्ली 90s यानी 90s की शुरुआत में जब हम पहुंचे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स रिलीज करती है, वी कैन से कि डेवलपिंग टाइप्स ऑफ कंट्रीज के लिए, तो ऐसे इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप्ड नेशंस के गाइडेंस के साथ वर्ल्ड में एक प्री कंडीशन इम्पोज किया, यानी कि फर्दर वो ऐसा चाहते थे कि हम मॉनेटरी असिस्टेंस देंगे, यानी हम फंड्स प्रोवाइड करेंगे
इंडिया और इंडिया जैसी ऐसी कई डेवलपिंग कंट्रीज को जो ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट है, और उन्हें ये गाइडेंस दिया, राइट, ये उन्हें समझाया गया कि उनके जो रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, जहां उन्होंने ओवर स्ट्रिक्टनेस रखी है या रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं या ओवर एक्सेसिव कंट्रोल जो रखा है, उससे थोड़ा फ्री करना होगा, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक फंक्शंस काफी अच्छे से वर्कआउट करें। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सेसिव कंट्रोल था वो ही एक सबसे बड़ी रीजन था जो हमारे इकोनॉमी को डेवलप नहीं होने दे रहा था। There was a severe balance of trade deficit and India had to borrow foreign exchange from international institutes. उस वक्त बहुत ही ज्यादा ट्रेड डेफिशिट था। ट्रेड डेफिशिट यानी ट्रेड या बिजनेस या ये सारी चीजें काफी हद तक कम थी। अब उस ट्रेड डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए, कमी को बैलेंस करने के लिए इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज से कुछ बोरो करना पड़ा, कुछ फंड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेने पड़े। जैसे हम लोन लेते हैं वैसे ही इंडिया ने ये लोन लिया। Balance of trade is an accounting statement showing a country's expenditure on imports and income from exports. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे हमने देखा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिएंट था, यानी हमें उसे बैलेंस करने के लिए, ट्रेड को बैलेंस करने के लिए डेफिशिएंट अमाउंट नहीं था, कहीं ना कहीं हमारे पास वो मॉनेटरी कम पड़ रहा था। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, आप अकाउंट पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये जो कंट्रीज के एक्सपेंडिचर को शो करता है ऑन इंपोर्ट्स। अगर हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं तो वो हुआ हमारा खर्चा, यानी हमने कुछ खरीदा, तो दैट इज बी कॉल्ड अवर एक्सपेंडिचर। बट इफ वी एक्सपोर्ट समथिंग, यानी हमने कुछ सेल किया, यानी हमने कुछ बेचा, दैट वुड बी अवर इनकम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कंट्री का एक्सपेंडिचर इंपोर्ट्स पर और इनकम एक्सपोर्ट्स पर दिखाता है। Thus, since 1991, India reformed her economic policies for which necessary institutional and regulatory changes were also brought about. उसके बाद से जैसे हमने देखा कि 1990 तक को जो भी हमने प्लानिंग की थी वो कंप्लीटली फेल हुई, तो 1991 से भी डिसाइडेड या इंडिया ने एक रिफॉर्म शुरू किया कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत सारे नेसेसरी चेंजेस लाने होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी चेंजेस लाने होंगे, राइट, जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई बढ़ोतरी मिले या डेवलपमेंट मिले। Now let's see the objectives of economic policy reform since 1991. तो 1991 में हमने एक इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म अपनाया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे या उसका कोई फायदा हुआ कि नहीं हमें। Let's see. The changes brought about in economic policies since 1991 in order to steer a change in the economic system of India, from one which was highly regulated by the state to one which is more market oriented, as well as to reduce the extent of public sector in the mixed economic system, came to be known as economic reforms. The objectives of these reforms were stated as under. So let's try to understand कि हमने जो changes लाए reforms of 1991, since 1991 से अभी तक ये जो changes चल रहे हैं, इसकी शुरुआत 1991 से हुई, ठीक है, और ये इसीलिए हमने लाया कि हमें एक जो इकोनॉमिक सिस्टम में एक ग्रेट चेंज चाहिए, एक ग्रेट स्टेबिलिटी चाहिए, एक ग्रेट डेवलपमेंट चाहिए। वो लाने के लिए हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और रेगुलेटरी चेंजेस हमें करने थे, राइट, जिससे हम हाईली रेगुलेट कर सके बाय द स्टेट टू वन विच इज मोर मार्केट ओरिएंटेड, यानी ऐसे मार्केट ओरिएंटेड स्टेट्स हम ज्यादा से ज्यादा हाईली रेगुलेट करें, ओके, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और वो सब कर सके, एज वेल एज टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, और ऐसी कोशिश की गई कि पब्लिक सेक्टर रिड्यूस हो और इंस्टेड प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कैसे कहते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो दोनों मिलके काम करते हैं, दैट इज वी कॉल मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम।
ठीक है, यूजुअली डेवलपिंग टाइप्स ऑफ नेशंस में ऑलवेज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वर्कआउट करता है। तो ये हमारा एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, हम पब्लिक सेक्टर का जो एक्सटेंट है वो रिड्यूस करें, इंस्टेड हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी दें। So let's try to understand the objectives behind such. First is increasingly encourage private and foreign investments in order to utilize India's abundant natural and human wealth in the process of economic development in a more productive manner. So ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हम एनकरेज करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंडिया का जो अबंडेंट नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ है उसे हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। और उस प्रोसेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और वो भी बहुत ही प्रोडक्टिव मैनर में होगा, यानी हम प्रॉफिटेबल मैनर में एक डेवलपमेंट देख सकेंगे। ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ नेशनल रिसोर्स, नेशंस का जो रिसोर्स है, जो हमारी धरोहर है, राइट, जो हमारी वी कैन से कि हमारे इंसेस्टर्स की जो गिफ्ट है, वो सारे रिसोर्सेस को हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे करें, ऑप्टिमम और एफिशिएंट एलोकेशन करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, वेस्टेज कम करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक ले जाना है। Restrict expenditures of the state and channelize the resources recovered from disinvestment in public enterprises towards increasing utilities which enhance welfare of people. हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चा स्टेट का, राइट, जितना हो उतना कम करना है। स्टेट इन द सेंस के कोई भी रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करता सबसे ज्यादा इश्यू क्या होता है कि जब आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम से बढ़ जाता है तो यू मूव टू लॉस, ठीक है। तो खर्चे को रिस्ट्रिक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को रिकवर करना है, चैनलाइज करना है from disinvestment in public enterprises towards increasing utilities which enhance welfare of the people. So ये जो रिसोर्सेज जो रिकवर्ड हो रहे हैं, राइट, जो चैनलाइज करेंगे हम, उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस से के बदले हम उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटीज में कन्वर्ट करें। पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट जो फॉर्म्स होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑलवेज वर्कआउट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी वहां प्रॉफिट या ऐसी कोई चीजें नहीं होती। इंस्टेड प्राइवेटाइजेशन आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेलफेयर ऑफ द पीपल को एनहेंस करें ही साथ में हम किसी भी रिसोर्सेज की यूटिलिटी को इंक्रीज करें, ठीक है, उसका यूसेज को बढ़ावा दें। इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इनकम ऑफ द कंट्री। दूसरा हमें क्या करना है, हमें करना है कि हम डोमेस्टिक इनकम को बढ़ाएं, राइट, यानी हमारी कंट्री के जो अंदरूना इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, उसे इंक्रीज करें, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करें और एक्सपोर्ट इनकम जितनी हो उतनी इंक्रीज करें। एक्सपोर्ट इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आज मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मेरे रिलेटिव्स और वो सभी, अगर सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो मेरे रिलेटिव्स को ही मैं बेच रही हूँ, यानी मेरा पैसा घर ही रहा, राइट, बाहर का मैं कुछ ऑन नहीं कर रही हूँ, बट इंस्टेड मैं बाहर वालों को वो जब प्रोडक्ट सेल करूंगी तब मैंने एक्चुअली कुछ कमाया। तो व्हेन एक कंट्री के अंदर ही आप परचेज सेल कर रहे हो विद इन अ एरिया, विद इन अ स्टेट, विद इन अ नेशन, राइट, तो उसका वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कब आएगा, जब आप बाहर की कंट्री को वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें से आप जब कमाओगे तो कंट्री का डेवलपमेंट दिखेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जितना कोशिश हो उतना कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत है। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना वी कैन से कि प्राइस रेंजिंग बहुत ही डिफरेंशिएट हो जाएंगे। वी विल गेट द नंबर्स ऑफ प्राइस और ओवर प्राइसिंग जैसी चीजें नहीं होगी और ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी भी आगे आएगी। एंश्योर स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ and development of the Indian economy in the long run. In order to fulfill these objectives, systematic reforms in economic policy were initiated in 1991, which had three components.
अब हमें क्या इंश्योर करना है, एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है, और वो लॉन्ग रन तक चले, भले हम ओवर प्रॉफिट ना गेन करें, बट जितना प्रॉफिट है उसमें स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है, तो वो एक लॉन्ग रन तक जाएगी और धीरे धीरे वी कैन एबल टू सी द डेवलपमेंट। और ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स बनाए गए, इकोनॉमिक पॉलिसीज इनिशिएट की गई 1991 में, जिसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस। You are very much heard or known with these words, right? So let's learn about liberalizations. Liberalization itself means liberty. Liberty means freedom. Let's read it. Liberalization means increase in the freedom of private enterprise by allowing greater play of market forces and reduces interference by the state. लिबरलाइजेशंस का मतलब है कि जितना हो उतना प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम लिबर्टी दे, फ्रीडम दे, कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपना रोल प्ले कर सके। हम हर एक जगह पे उनकी, हम यानी गवर्नमेंट कैन नॉट कि वो हर एक जगह में प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को रोक टोक करे। हमें उन्हें एक फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से मार्केट में खेले, गेटिंग, एंड रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, और जितना हो उतना स्टेट यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें जितना कम होगा उतना प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज्यादा डेवलप्ड करेंगे। In a way, relaxing policies restrictions imposed on economic activity. अब इसका दूसरा तरीका ये है कि हम उन्हें कैसे फ्रीली खेलने दे सकते हैं मार्केट में, कि हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कुछ कुछ पॉलिसीज में, जैसे पहले ऐसा था कि भाई प्राइवेट कंपनीज को अगर दूसरे स्टेट में भी अगर बिजनेस करना है तो दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस करना है तो दे हैव टू टेक परमिशंस। तो ये परमिशंस के चक्कर में एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है, बहुत बार क्या हो जाता है कि इस चक्कर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स रुक जाते हैं, गेटिंग, क्योंकि यू नो कि गवर्नमेंट का काम कितना लंबा चलता है। तो ये जो छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस या ये जो छोटी छोटी परमिशंस लेनी पड़ती है वो सारी ना हो, तो इंस्टेड वो लोग क्या कर सकेंगे, फ्रीली और फास्टली अपना एक काम कर सकते हैं। सो जितने भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज इम्पोज की है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसे रिलैक्स्ड कर देना चाहिए। इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस इन इकोनॉमिक प्लानिंग इन प्लेस ऑफ स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमिक प्रोसेसेस इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो दूसरा हमें क्या करना है कि जितना हो उतना प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो मार्केट में, मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस बने, इस हिसाब से हम इकोनॉमिक प्लानिंग करें, राइट। और स्टेट रेगुलेशंस जो भी है या गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस या एक्ट्स या रूल्स है उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड किया जाए, फ्रीडम दी जाए प्राइवेट कंपनीज को अपने हिसाब से वर्कआउट करने के लिए, सो दैट के इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, राइट, वो प्रॉपरली वर्कआउट करे। तो ये जो हमने स्टेटमेंट रीड की है, दैट इज बिकॉज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। In the process of liberalizations, there is gradual decline in the controls imposed by the state in economic functioning. तो ये जो प्रोसेस है लिबरलाइजेशन की, यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो काफी हद तक ग्रेजुअली डिक्लाइन होगा, बहुत कम कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का प्राइवेट कंपनीज पर। The role of market forces of demand and supply increases in economic decision making. जिससे क्या होगा कि अगर ग्रेजुअली यहाँ पे जो कंट्रोल इम्पोज किया गया है बाय गवर्नमेंट वो अगर डिक्लाइन होगा, वो अगर रिड्यूस होगा, तो उससे फायदा ये होगा कि मार्केट फोर्सेस में जो प्राइवेट कंपनीज का रोल है डिमांड और सप्लाई का, वो काफी हद तक इंक्रीज होगा, और जिससे इकोनॉमिक के डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प आउट कर सकता है।
Third, the private sector is systematically allowed to enter the investment areas reserved for the public sector. और private sector को systematically allow करना चाहिए कि वो investments areas में भी enter करे जो पहले public sectors में reserved हुआ करता था, जबकि आज ये private sectors में काफी हद तक बढ़ गया है. आज ये है हाल के public sectors कम हो गए, यानी government oriented जो industries firms है वो कम हो गए हैं. इंस्टेड ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स ही हो गया है. ठीक है, कुछ ही ऐसा है जो गवर्नमेंट के अंडर में है, जैसे रेलवेज, डिफेंस एंड ऑल सच विच एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी देयर इन पब्लिक सेक्टर. ओके. Fourth, protecting granted by the state to domestic industries against foreign competition is systematically reduced. अब प्रोटेक्शन क्या करना है कि जो भी प्रोटेक्शन स्टेट ने ग्रांट किया है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे हम बचा के रखें या फॉरेन कंपटीशन में सिस्टमेटिकली हमें कैसे जाना है, राइट, तो ये बहुत रिड्यूस हो जाएगा. ओके. स्टेट का जो वी कैन से कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ जाता है तो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी. गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम है जहां पे वो सोच सकते हैं, राइट. और इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं या डेवलपमेंट को या मॉनेटरी गेन्स या इंडस्ट्रीज को अगर प्राइवेट सेक्टर को संभालने दिया जाए तो एक प्लस पॉइंट होगा. दिस इंप्लाइज दैट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्राइजेस बाय द स्टेट इज ग्रेजुअली नैरो डाउन. इससे क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव जो होता था डोमेस्टिक और फॉरेन एंटरप्राइजेस के बीच में, ये काफी हद तक कम हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if the state has imposed restriction on cheaper imports and better quality imports as well to enable sale of domestic goods, then such restrictions are reduced. यहाँ पे दूसरा क्या होगा कि अगर स्टेट ने इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शन कि भाई चीपर इंपोर्ट्स, चीपर गुड्स को हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं या बेटर क्वालिटी गुड्स को हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, अगर वो हम रिस्ट्रिक्टेड, अगर गवर्नमेंट उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है तो इसका ये फायदा होगा कि जो डोमेस्टिक गुड्स है, यहाँ पे जो इंडियन या स्वदेशी गुड्स जो बनते हैं वो क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल होंगे. तो यहाँ पे उनका जो रिस्ट्रिक्शन है वो जरूरी है. बट लिबरलाइजेशंस में ये भी एक इश्यू हो जाएगा कि वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि हम अगर अपने गुड्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हमारे अगर गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं तो उनके गुड्स को भी हमें वेलकम करना होगा. ठीक है. सो लिबरलाइजेशन हैव बोथ द इफेक्ट्स, वन मेनी पॉजिटिव एज वेल एज सम ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स. ओके. चलो, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशंस इन इंडिया. इंडिया में लिबरलाइजेशंस की प्रोसेस कैसे है, लेट्स सी. लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये बहुत ही ग्रेजुअली इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया गया है. Initially, investment rules were simplified for domestic producers and investors and subsequently for foreign investors. शुरुआत के टाइम में जितने भी इन्वेस्टमेंट रूल्स है उसे किसी किसी पार्ट में या किसी किसी एरियाज में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था. जैसे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट्स में कुछ रूल्स के साथ सिंप्लीफाई कर सकता है, कुछ इन्वेस्टर्स है, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स है. मतलब ये पूरी छूट नहीं दी गई थी इनिशियल टाइम में, शुरुआत के टाइम पे. Likewise, initially the consumer goods sector was opened up for investment by foreign companies and then service sector and later on the financial sector. शुरुआत के टाइम पे कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुला छोड़ दिया गया था, जहां पे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया. उसके बाद सर्विस सेक्टर की बारी आई और अब फाइनेंशियल सेक्टर की बारी है. Thus it was a strategic liberalization process. So we can say कि हमारे यहाँ या इंडिया में जो liberalization process चल रही है बहुत strategic चल रही है. The process of bringing about such economic changes, which is also called economic reforms, calls for systematic changes in policy regulations. जो भी प्रोसेस आज या उस वक्त के बाद से, इनिशियल टाइम के बाद से धीरे धीरे डेवलप होके चलती आई है, बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए और वो इकोनॉमिक चेंजेस को हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहेंगे, बिकॉज इट हैज डेवलप्ड ग्रेजुअली. बहुत ही सिस्टमैटिक चेंजेस आए, बहुत ही पॉलिसी रेगुलेशंस में भी एक जो रिक्वायर्ड चेंज थे वो आए.
Some important regulatory changes which were brought about by the Indian legislative body were कुछ important regulatory यानी कुछ acts के बेस पर कुछ policies के बेस पर भी बहुत सारे changes लाए गए राइट और वो हमारे इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडीज ने किस कौन से टाइप के चेंजेस आए लेट्स लर्न इट फर्स्ट इज MRTP एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट जिसको कहता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 एक्ट प्रिवेंटिंग एंटरप्राइजेस फ्रॉम ग्रोइंग वेरी बिग एंड एस्टैब्लिशिंग मोनोपोलीज MRTP एक्ट को रिप्लेस्ड किया गया ठीक है इस एक्ट को रिप्लेस्ड किया गया कंपटीशन एक्ट के थ्रू अब कंपटीशन एक्ट क्या था कि मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी MRTP का फुल फॉर्म क्या है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस was replaced by competition act ठीक है ये 1969 में आया it was replaced in 1969 और ये एक्ट क्यों किया गया रिप्लेस्ड बिकॉज एक्ट प्रिवेंटिंग एंटरप्राइजेस फ्रॉम ग्रोइंग वेरी बिग एंड एस्टेब्लिशिंग मोनोपोलीज जैसे हमने ऑलरेडी मार्केट में मोनोपोलीज के बारे में पढ़ा मोनोपोलीज को अटकाना जरूरी था बिकॉज एवरी ट्रेडर्स और एवरीबडी हैव राइट टू प्रोड्यूस द गुड्स राइट सो मोनोपोलीज को एस्टैब्लिश होने से या बहुत बिग फर्म में ग्रो होने से प्रिवेंट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो कंपटीशन एक्ट 2002 आया फिर दिस एक्ट रिप्लेस्ड MRTP और इस एक्ट ने MRTP को रिप्लेस किया एंड वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग अनहेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग एंटरप्राइज और इनका एम ये था कि जो अनहेल्दी कंपटीशन जो हो रही है मोनोपोली तो निकल ही गई ठीक है बट अनहेल्दी कंपटीशन जो हो रही है एंटरप्राइज में उसे भी रोकना जरूरी है सो MRTP को रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट और उसके बाद वापस कंपटीशन एक्ट 2002 में जो MRTP था यानी मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टेड जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही थी उसे रिप्लेस किया गया यानी मोनोपोलीज को हटाने की कोशिश की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं एक फ्री ट्रेड प्रैक्टिस वेयर देयर इज अ फ्री एग्जिट एंड फ्री एंट्री ठीक है सो उसके बाद 2002 में MRTP को रिप्लेस्ड तो किया बट और एक कोशिश ये आई कि भाई जो अब कंपटीशन ओवर बढ़ गई बट जो अनहेल्दी कंपटीशन है उससे रिड्यूस करना जरूरी था ठीक है उसके बाद सेकंड आया फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा ठीक है फेरा को किसने रिप्लेस किया फेमा ने द वर्ड रेगुलेटरी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फेरा एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ड मैनेजमेंट अब क्या है ये फेरा और फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसको फेरा कहते हैं जो 1973 में आया क्या है ये एक्ट द एक्ट रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटरप्राइजेस ठीक है ये एक्ट ये है कि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को रेगुलेट करता है ये एक ऐसा एक्ट है जो उसको रेगुलेट करता है और उसके ट्रांजैक्शंस एंटरप्राइज के ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है इसको रिप्लेस किया फेमा ने फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहाँ रेगुलेशन एक्ट था यहाँ मैनेजमेंट एक्ट आया ये हुआ 1999 में द एक्ट मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड पहले ये क्या करता था ये एक्ट रेगुलेट करता था फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को अब ये एक्ट मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को और ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटरप्राइज इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग दोस अब ये सारी चीज को मैनेज करता है इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग ठीक है ये दो चेंजेस आए
सो दिस वॉज टुडे फॉर ऑल, राइट, कि आज हमने कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री पढ़ा। इंडिया इंडिया की इकोनॉमी की शुरुआत हम अपनी हिस्ट्री से, अपने बेसिक से कर रहे हैं, राइट, कि कहाँ से शुरुआत हुई, पहले इंडिया कैसे था, उसके बाद बीच का एक ऐसा पार्ट आया कि जहाँ पे हमने पॉवर्टी और वो सारी चीजें, जैसे एक सिनेरियो कंप्लीटली चेंज ही हो गया। इसके बाद हम थर्ड फेज देखेंगे, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से अभी तक का। So hope you understood it well. Okay, up till bye bye. Take care, all of you. We'll meet in the next lecture. Bye.